हेलो एस्पिरेंट्स, जैसे कि आर ओ का फॉर्म आ चुका है। बहुत से लोगों ने इसको भर दिया है और जिनका भी नहीं भर पा रहा है, जिनको भी कठिनाई हो रही है भरने में, वो इसे आराम से भरें और डोंट वरी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। साइट बहुत स्लो चल रही है, बट आप इसको भरने की ज़रूर कोशिश करें, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में फिर एकदम से बल्क में भीड़ आएगी और फिर वो फॉर्म रह जाएगा। तो उसमें दिक्कत ना हो तो आप डेली प्रैक्टिस करिए भरने की। अगर जब जैसे जैसे साइट खुल रही है अब वैसे वैसे भरते चले जाइए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज जो हम पूरा डिस्कशन करेंगे वो भारत की प्रागैतिक संस्कृतियों के बारे में रहेगा। एक तरीके से ये रिवीजन क्लास होगी और इसमें हम बहुत सारे तथ्यों को देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने की कोशिश करेंगे और इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसको पूरा देखिए और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपकी प्रागैतिक संस्कृतियां हैं तो उनको हम 3 भागों में देखते हैं। एक है आपकी पूरा पाषाण काल, दूसरी है आपकी मध्य पाषाण काल और तीसरी है आपकी नव पाषाण काल, ठीक है। इन तीनों अब देखिए, ये जो तीनों विभाजन है वो कहाँ हुआ है, तो कोपेनहेग संग्रहालय है, कोपेनहेग म्यूजियम में, कोपेनहेग संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं और वहीं से पूरे भारत के प्रागैतिक संस्कृतियों का डिवीजन किया गया है, जिसमें उन्होंने पूरा पाषाण काल, इसके अलावा आपका कांस्य युगीन सभ्यता और लौह युग, इन तीनों का विभाजन किया है। तो इन तीनों का विभाजन कहाँ हुआ, इस बात को याद रखिएगा, कोपेनहेगन संग्रहालय में। तो देखिए, जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक होता है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या अंतर है इस बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले तो निम्न पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें, निम्न पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो देखेंगे कि उत्तर भारत में हमें सोहन संस्कृति मिलती है, सोहन संस्कृति मिलती है और साथ ही साथ बेलन संस्कृति मिलती है, ठीक है। सोहन संस्कृति मिलती है और एक बेलन संस्कृति मिलती है। पूरी बातों को ध्यान से गौर से सुनिएगा, लिखने से ज्यादा मैं चीजों को वोकली बताऊंगा, तो वो सारी चीजें आप जब एकाग्र होकर सुनेंगे तो ही समझ में आएगी, ठीक है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना देखते जाइए आप। तो उत्तर भारत में अगर हम बात करेंगे तो हमें 2 संस्कृतियां मिलती हैं निम्न पूरा पाषाण काल में, सोहन और बेलन, ठीक है। तो इन जगहों से क्या हुआ कि हमें बोल्डर, चापर, पेबुल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा है बोल्डर किस संस्कृति का पार्ट है, ठीक है, ये उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण भारत में भी पूरा पाषाण काल के, निम्न पूरा पाषाण काल के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हैंड एक्स, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो आप, हैंड एक्स। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्षिण भारत में हमें क्या प्राप्त हुआ है, हैंड एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल उत्तर भारत में सोहन संस्कृति, बेलन संस्कृति में देखने को मिलता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में हमें हैंड एक्स परंपरा देखने को मिलती है। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पे जब आएंगे तो मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल की हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फलकों की अधिकता हो जाती है, जो फलक होते हैं। तो इन फलकों की अधिकता किस कालखंड में देखने को मिलती है, तो वो है आपका मध्य पूरा पाषाण काल। फलकों की अधिकता हमें मध्य पूरा पाषाण काल में देखने को मिलती है। और इसी के साथ ही जब हम उच्च पूरा पाषाण काल की बात करते हैं,
तो यहाँ पे हमें ब्लेड का प्रयोग देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में अगर पूछ ले कि ब्लेड उपकरण किस संस्कृति या सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च पूरा पाषाण काल से हमें ब्लेड प्राप्त हुआ है। मध्य पूरा पाषाण काल से फलकों की अधिकता हमें दिखाई देती है, और निम्न पूरा पाषाण काल में हमने दो चीजें बताई हैं आपको। उत्तर भारत में सोहन संस्कृति और बेलन संस्कृति, जहाँ पे हमें बोल्डर जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, चापर जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, और दक्षिण भारत में हैंड एक्स परंपरा देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है, हमने देख लिया पूरा पाषाण काल, अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल हम देखते हैं। तो इसमें हमें देखिए क्या मिलता है कि इसमें जो उपकरण है वो लघु आकार के मिलते हैं हमें। लघु आकार के उपकरण हमें, पाषाण उपकरण हमें मिलते हैं, पत्थर के लघु आकार के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जैसे जैसे नव पाषाण काल में हम आते हैं, नव पाषाण काल में आते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, चलिए उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। नव पाषाण काल में हम ये देखेंगे कि हमें ये सारे जो उपकरण हैं उसमें विविधता देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें पालिशदार उपकरण भी देखने को मिलते हैं। तो पालिश से पहले पालिशदार उपकरण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नव पाषाण काल में हमें पालिशदार उपकरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देखी। अब इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। तो बताइएगा कि फलक संस्कृति आपको कहाँ से प्राप्त होती है। फलक संस्कृति किसे कहा जाता है या फिर कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप बताएंगे कि जो फलक संस्कृति है, जो फलक संस्कृति है वो हमें देखने को मिलती है मध्य पूरा पाषाण काल में। ठीक है, फलक संस्कृति, फलक संस्कृति। ठीक है, तो फलक संस्कृति हमें देखने को मिलती है मध्य पूरा पाषाण काल में। इसके अलावा एक चीज मैंने और बताई थी, कोपेनहेग संग्रहालय। तो जब भी क्वेश्चन अगर पूछ ले, ये वैसे भी एक बार यूपी पीसीएस में आया हुआ है, आई थिंक 2009 या 10 के आसपास पूछा गया था कि कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। किसने किया है, तो ये होगा आपका थॉमसन। तो थॉमसन ने इसका विभाजन किया था। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा कि थॉमसन ने कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्रियों के आधार पर पूरे प्रागैतिहासिक संस्कृतियों को 3 पार्टों में बांटा है: पाषाण युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और लौह युग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब कुछ में तो एक क्वेश्चन है आपसे, वो बताइएगा कि प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हमें किस स्थान से प्राप्त होता है। तो आपको ये सारी चीजें पता होगी, मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको कि प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन एक है आपका भीमबेटका। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन आपका हथनौरा, तीसरा ऑप्शन है आपका सरायनहार, और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है दमदमा। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हमें किस स्थान से मिलता है। तो उत्तर होगा आपका इसमें हथनौरा। ठीक है, तो कुछ स्थलों के बारे में आप जान लीजिए। अगर एग्जाम में अगर कुछ स्थलों के बारे में आपको पूछ देता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस संस्कृति से हैं। ठीक है, जैसे आपका सिंघावल, उसके बाद है आपका खतौनी, फिर होता है बाघोर, इसके अलावा आपका है आपका एक और नाम याद रखिएगा, पटपरा। पटपरा, ये जो चारों मुख्यतः हैं ये निम्न पूरा पाषाण काल से हैं, निम्न पूरा पाषाण काल से हैं। ठीक है,
तो निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल हैं सिंघावल, खतौनी, बाघोर और परपरा या पटपरा। ठीक है, अगर इस तरह के कोई नाम पूछ दे आपको तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक प्रश्न का और जवाब दीजिए कि सराय नहार और महदहा किस पाषाण संस्कृति से हैं। तो बता दूं मैं आपको, जो सराय नहार है, सराय नहार और महदहा, ठीक है, तो सराय नहार और महदहा ये आपका मध्य पाषाण काल से है, मध्य पाषाण काल से है। जो सराय नहार है ये आपका प्रतापगढ़, ठीक है, सराय नहार आपका प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से हमें 14 समाधान मिले हैं, 14 समाधान मिले हैं। यहाँ पर एक ऐसी समाधि की भी बात की जाती है जहाँ पर एक साथ 4-4 मानवों को लिटाया गया है। तो याद रखिएगा, सराय नहार में एक साथ 4-4 मानवों को दफनाया गया है। ठीक है, तो सराय नहार आपका कहाँ है, प्रतापगढ़ में है, जहाँ पे 14 समाधान हमें प्राप्त होते हैं। और एक इसके साथ ही मैंने बताया कि एक ऐसी समाधि भी मिली है जहाँ पर एक साथ 4-4 मानवों को दफनाया गया है। ठीक है, इसी के साथ ही प्रतापगढ़ जिले में ही सराय नहार में युग्मित समाधियां एवं वध स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि युग्मित समाधियां और आपका वध स्थल कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए सराय नहार। ठीक है, इसके बाद जो और महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि यहाँ से हमें कुंडल और मुद्रिकाएं भी मिली हैं। इसके अलावा एक और स्थल आता है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है आपका दमदमा। ठीक है, दमदमा, तो दमदमा से हमें 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। एक तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि 3 मानव कंकाल, ठीक है, एक ही कब्र से कहाँ प्राप्त हुए हैं, वो है आपका दमदमा। ठीक है, अच्छा, एक और चीज बताइए कि विंध्य वाले इलाके में हमें मध्य पाषाण काल का एक स्थल और प्राप्त होता है जिसे हम लेखिया कहते हैं, लेखिया। ठीक है, यह आपका उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से हमें 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 17 मानव कंकाल, क्योंकि यूपी का पेपर है तो यूपी पे थोड़ा फोकस रहेगा, तो इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो अगर कभी पूछ दे आपसे कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो शिलाश्रय का नाम है लेखिया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण नाम आपने सुना होगा भीमबेटका। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भीमबेटका है कहाँ। तो ये है आपका एमपी में। ठीक है, और भीमबेटका एक ऐसी जगह है जहाँ पे अब तक की खोजी गई सारी संस्कृतियों के अवशेष हमें वहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज किसने करी थी, तो वीएस वांगकर, वीएस वांगकर। ठीक है, तो वीएस वांगकर, इस नाम को याद रखिएगा, भीमबेटका की इन्होंने खोज करी थी। अच्छा, एक और चीज भीमबेटका के बारे में ये है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका भीमबेटका से। ठीक है, साथ ही साथ अब अगर हम यहाँ तक देख चुके हैं तो कुछ नव पाषाण काल पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। वो ये है कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है वहां पर नव पाषाण काल की बस्ती प्राप्त हुई थी, जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज और
जो देखिए जो पाषाण काल था, पाषाण काल में मुख्यतः जो व्यक्ति थे, जो आदि मानव थे, वो मुख्यतः क्या थे? आखेटक थे। ठीक है। मध्य पाषाण काल में जब हम आएंगे, मध्य पाषाण काल में, तो वो आखेटक भी था, साथ ही साथ उसने पालतू पशु भी बना लिए थे। ठीक है, पालतू पशु। ठीक है। और एक और नाम आपको पता, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि पालतू पशु के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, बुर्ज होम। बुर्ज होम में हमें क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो देखिए, पाषाण काल में आखेटक हो गए, मध्य पाषाण काल में आखेटक और पशुपालक दोनों थे। और जब नव पाषाण काल की बात करेंगे, नव पाषाण काल की बात करेंगे, तो वो वहां पर कृषि भी करने लगा था। ठीक है। और महत्वपूर्ण चीजें और ये हैं कि जो है आपका आग का आविष्कार हमें नव पाषाण काल में देखने को मिलता है, आग का आविष्कार। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि आग का जो आविष्कार है वो नव पाषाण काल में हमें देखने को मिलता है। एक प्रश्न का और जवाब दीजिए कि खाद्यान्नों की कृषि जो हमें देखने को मिलती है नव पाषाण काल में, सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन सा था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम मानव द्वारा जो प्रयुक्त अनाज था वो क्या था? जौ था। ठीक है। इसी प्रकार एक और चीज का याद रखिएगा, जो पालतू भैंस, सबसे पहले पालतू भैंस का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो वो आपका होगा मेहरगढ़। कहाँ पे? मेहरगढ़ से। और साथ ही साथ याद रखिएगा, भीमबेटका के साथ मेहरगढ़ वो ऐसा स्थान है जहाँ पे हमें पूरी पाषाण संस्कृतियों से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के प्रमाण हमें दिखाई देते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी किसी ऑप्शन में भीमबेटका न दिया हो लेकिन मेहरगढ़ दिया हो, तो उस पर आप टिक लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो पालतू भैंस के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? वो है आपका मेहरगढ़ से। अच्छा, ये चीज तो हो गई आपकी नव पाषाण काल से। अभी एक चीज और बताइए कि गंगा घाटी में कुछ स्थान ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो वो कौन कौन से स्थान हैं? तो लहुरा देव आपने नाम सुना होगा, लहुरा देव। ठीक है। तो याद रखिएगा कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो है आपका लहुरा देव से। तो गंगा घाटी में धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें लहुरा देव से प्राप्त होता है। ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो आपको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है। इसके अलावा लहुरा देव के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक और नाम आता है, वो है मिर्जापुर। ठीक है। तो जो बेलन घाटी है, वो बेलन घाटी आपकी मिर्जापुर और इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। तो बेलन घाटी का स्थान अगर पूछे, अगर मिर्जापुर इलाहाबाद दिया हो तो आप उसको टिक लगाइएगा। ठीक है। तो मिर्जापुर के बेलन घाटी में एक स्थान है आपका, आपने सुना होगा, कोल्डिहवा। ठीक है, कोल्डिहवा, ये आपने सुना होगा। ठीक है। तो चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य, चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो है आपका कोल्डिहवा। उधर मैंने क्या बोला, धान की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं? वो है आपका इससे पहले मैंने जो आपको बताया था, लहुरा देव। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो आपका गुफ कराल है, एक नाम और आपने सुना होगा, गुफ कराल। तो गुफ कराल क्या है? आप सबने सुना होगा, तो बताइए गुफ कराल क्या है?
ठीक है। तो गुफ, पहली बात तो ये जान लें, गुफ कराल आपका जम्मू कश्मीर में है और यह नवपाषाण काल का पूरा अवशेष है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। तो गुफ कराल आपका नवपाषाण काल में आता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यहीं से आपको देखने को मिलेगा बुर्जहोम, मारतंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बुर्जहोम, मारतंड और गुफ कराल कहाँ पे मिलेगा आपको? ये सब जम्मू कश्मीर में मिलेगा और ये सब नवपाषाण काल संस्कृतियां हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि बुर्जहोम और गुफ कराल, ठीक है, यहाँ से हमें गर्ता आवास मिला है, ठीक है। यानी गर्ता आवास क्या होता है कि गड्ढा करके नीचे आवास यानी अपना घर बनाना, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? गर्ता आवास प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ फसल काटने के जो पाषाण हैं, जो औजार हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो हमें गुफ कराल और बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, फसल काटने के औजार, फसल काटने के औजार कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो गुफ कराल या बुर्जहोम, कोई भी अगर नाम आता है इन दोनों में से तो आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य हमें मिला है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में हम देखें, क्योंकि उत्तर भारत में सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता होती है, लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत की जगहों से तो हमें नहीं मालूम होता और एग्जाम में वो चीजें हमसे गलत होती हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जो कुछ स्थान है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो एक जगह है आपका बुदिहाल और एक और जगह है आपकी संगनकल्लू, ठीक है। एक आपकी संगनकल्लू, जो बुदियाल और संगनकल्लू है, पहले तो ये जान लीजिए कहाँ पे है। यह है आपका कर्नाटका में, ठीक है। तो ये आपका कर्नाटका में है बुदिहाल और संगन। अच्छा, ये फेमस किस लिए है? तो यहाँ पे हमें राख का टीला प्राप्त होता है। किसका? राख का टीला। राख का टीला हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि बुदिहाल और संगनकल्लू। और कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि स्थल दे देता है और साथ ही साथ स्टेट का नाम दे देता है और मैच द कॉलम में पूछ लेता है, तो वहाँ पे इजिली आप उस चीजों को सॉल्व कर पाए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में कौन कौन से स्थल इन संस्कृतियों से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे आपका बुदिहाल हो गया, संगनकल्लू जो कर्नाटका से है, जहाँ से हमें राख का टीला प्राप्त होता है। अच्छा, इसके पीछे की कहानी क्या है कि राख का टीला इसे क्यों कहते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों ने वहाँ जो गोबर के ढेर थे, जहाँ जिसको आप लोग उपला कहते हो, कंडा कहते हो, गोईठा कहते हो, तो उन ढेरों में किसी ने आग लगा दी जिससे वो राख के टीले बने, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बुदियाल और संगनकल्लू जो है वो नवपाषाण काल की संस्कृतियां हैं। साथ ही साथ कुछ और नाम आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जैसे कि आपका पिकलिहल, कोडेकल, पलवाय, उतनूर। तो ये सारे जो नाम हैं ये आपके नवपाषाण काल की संस्कृतियां हैं। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, पिकलिहल, ठीक है, पलवाय, उतनूर और कोडेकल। पलवाय, उतनूर और कोडेकल, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब कुछ हम ताम्रपाषाण के बारे में बात कर लेते हैं, ताम्रपाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे पहले इसको हम चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चाल्कोलिथिक एज, ठीक है, चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं इसको। तो इस बात को याद रखिएगा कि ताम्रपाषाण काल को हम चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके बारे में ये है, कुछ और बात ये है कि यहाँ पर हमें तांबे के और पत्थर के औजार देखने को मिलते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो ताम्रपाषाण काल की संस्कृति, सर्वप्रथम धातु के औजारों का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो वो है ताम्रपाषाण। धातु के औजार
धातु के औजारों का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, वो है आपका ताम्रपाषाण काल युग में। ठीक है। अच्छा, ये इसके कुछ इलाके जान लीजिए, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र, और कुछ हिस्सा आपका दक्षिण पूर्वी भारत में भी आता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भारत में भी आता है। इनके बारे में क्या फेमस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे कि सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांव की स्थापना किस काल में हुई, तो बड़े बड़े गांव की स्थापना, सबसे बड़े गांव की स्थापना हमें सबसे पहले देखने को कहाँ मिलती है, ताम्रपाषाण काल में। तो बड़े बड़े गांव की स्थापना सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलती है, ताम्रपाषाण काल में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस काल में दो महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ से हमें दो तरीके के मृदभांड प्राप्त होते हैं। ठीक है। पहला है ये काला और लाल, काला व लाल, और एक है आपका गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, मैं तो कॉलम में पूछ लेता है। ठीक है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो गैरिक मृदभांड है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है ताम्रपाषाण काल में, तो वो है आपका हस्तिनापुर में। ठीक है, हस्तिनापुर में। तो एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आपका मृदभांड है ताम्रपाषाण काल में, सबसे पहले चित्रित मृदभांडों को कहाँ खोजा गया था, चित्रित पूछता है तो आपको याद रखना चाहिए कि चित्रित मृदभांड सबसे पहले हमें कहाँ मिलते हैं, तो वो है आपका ताम्रपाषाण काल में। ठीक है। इसी के साथ ही दक्षिण भारत में हमें कुछ बृहद पाषाण समाधियां भी मिली हैं। बृहद पाषाण समाधियां मतलब कि कब्रों के किनारे किनारे चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों से मतलब कि उस एक बाउंड्री बना देना। ठीक है। तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये आपके दक्षिण भारत में। ठीक है। यहीं से शुरू होता है आपका आयरन एज। ठीक है, जिसे आप कहते हो मेगालिथ पीरियड। मेगालिथ पीरियड यानी बृहद पाषाण काल की जो समाधियां स्थल वो कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें, तो दक्षिण भारत में हमें ये सारी देखने को मिलती हैं। एक और सभ्यता का नाम याद रखिए, एक और सभ्यता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आहार संस्कृति, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आहार संस्कृति। ठीक है, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, आहार संस्कृति। तो आहार हो या फिर आहार हो, दोनों चीज याद रखिएगा। तो आहार और आहार दोनों संस्कृतियों को, ये एक ही संस्कृति है, इनको याद रखिएगा। आहार संस्कृति के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आहार संस्कृति के लोग थे, ये तावा गलाना जानते थे। तावा गलाना जानते थे। तो क्या जानते थे, तावा गलाना जानते थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये मृदभांडों पर सफेद रंग की ज्यामिति आकृतियां भी बनाते थे, ज्यामिति आकृतियां भी बनाते थे। ठीक है, इस आहार संस्कृति को एक और नाम से जानते हैं, बनास संस्कृति। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहार संस्कृति दे, आहार संस्कृति दे या फिर बनास संस्कृति, तीनों एक ही हैं। ठीक है, और यही एक संस्कृति है जो सिंधु सभ्यता की समीपवर्ती संस्कृति है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें मैंने बताई इस संस्कृति के बारे में, कि ये लोग तावा गलाना जानते थे, सफेद रंग से ज्यामिति आकृतियां उकेरते थे मृदभांडों पर, साथ ही साथ सिंधु सभ्यता की समीपवर्ती संस्कृति रही है। आहार संस्कृति को ही बनास संस्कृति कहते हैं। ठीक है, यहीं पे एक और स्थल आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपका गिलिंदु। ठीक है, गिलिंदु या गिलुंद, कुछ भी दे दे आपको तो आपको याद रखना चाहिए, गिलिंदु या गुलुंद। ठीक है,
ये स्थल है आपका आहार संस्कृति में, जहाँ से हमें आपको पाषाण काल के उपकरणों के उद्योग प्राप्त होते हैं। पाषाण काल के उपकरणों के उद्योग हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? वह गिलिंदु से। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे कि निम्नलिखित किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? ध्यान से सुनिएगा मेरा प्रश्न। ताम्र पाषाण कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वो है आपका गिलिंदु। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, गिलुंद या गिलिंदु। ठीक है, अच्छा इतनी सारी चीजें बता दी हैं, तो एक आध चीजों को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। जैसे एक जगह है आपकी कायथा, ठीक है, एक है आहाड़, ठीक है, एक है वीर भानपुर। ठीक है, तो देखिए वीर भानपुर से हमें क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ से हमें लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। वीर भानपुर से हमें लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। आहार से क्या प्राप्त होता है? तो आहार संस्कृति को ही पहले तो जान लीजिए बना संस्कृति कहते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने इससे पहले भी बताई हैं क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, काले रंग के मृद भांड, सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई, याद रखिएगा। एक उसके बाद आता है कायथा। तो कायथा क्या है कि जो तांबे की चीजें प्राप्त हुई हैं कायथा से, एक तरीके से स्टोर हाउस कह सकते हैं, स्टोर हाउस, तांबे के उपकरणों का स्टोर हाउस। ठीक है, डिपॉजिटरी टाइप का था ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए जो वीर भानपुर है वो आपका कहाँ से? पश्चिम बंगाल जिले में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और है उज्जैन। उज्जैन से हमें कौन सी संस्कृति मिलती है? याद रखिएगा, मालवा संस्कृति मिलती है। ठीक है, मालवा संस्कृति हमें कहाँ से देखने को मिलती है? वो है उज्जैन। ठीक है, तो एक और मैंने जो आपको बताया था अभी कायथा, जहाँ पे हमें एक तरीके का वेयर हाउस कह लीजिए तांबे का, ठीक है, एक रिपोजिटरी कह लीजिए। तो कायथा नामक जो स्थल है वो कहाँ पे प्राप्त होता है ये आपको पता होना चाहिए, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन से भी प्राप्त होता है। ये सारी चीजें होगी। एक महत्वपूर्ण चीज जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी जो मैंने आपको बताई मालवा संस्कृति। ठीक है, इसके बारे में भी जान लीजिए, मालवा संस्कृति। ठीक है, तो मालवा संस्कृति के जो हमें साक्ष्य में प्राप्त होते हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो एक है आपका नवदा टोली से, ठीक है, नवदा टोली से, और दूसरा हमें प्राप्त होता है माहेश्वर से, नवदा टोली से और माहेश्वर से। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको एक दो और नाम मिलेंगे, नागोद, तो घबराना नहीं है इससे। तो नवदा टोली, माहेश्वर, नागोद, ये सब मालवा संस्कृति के स्थान है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें पता चल गई। अच्छा एक सबसे महत्वपूर्ण बात ताम्र पाषाण संस्कृति को लेकर है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो सब ताम्र पाषाण काल संस्कृति के जो सबसे अधिक स्थल हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं? सबसे अधिक स्थल कहाँ से प्राप्त होते हैं? किसके? ताम्र पाषाण काल के। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल के सबसे अधिक स्थल जो हमें महाराष्ट्र से प्राप्त होते हैं, महाराष्ट्र से
प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये जो सब संस्कृतियां हैं ताम्रपाषाण काल की, ठीक है, महाराष्ट्र में एक संस्कृति पाई जाती है जैसे हम जारवे संस्कृति कहते हैं, जिसे हम जारवे संस्कृति पाई जाती है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जारवे या जोरवे जो संस्कृति है वो किस नदी के तट पे खोजी गई या फिर बसी थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक है आपकी प्रवरा नदी। ठीक है, प्रवरा नदी, उसके किनारे जारवे संस्कृति की खोज हुई है। ठीक है, अब प्रवरा नदी है आपकी गोदावरी की सहायक नदी। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। ठीक है, तो चूरवे संस्कृति हमें कहाँ देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में, और प्रवरा नदी के बाएं तट पे हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, इस जोरवे संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यहाँ पे कलश अवधान मिले हैं। कलश, एक मिनट, यहाँ से हमें कलश अवधान मिले हैं। अभी कलश अवधान क्या होते हैं? तो ये क्या करते थे, अस्थियों को कलश में रखकर घर के आंगन में या घर में ही दफना देते थे। ठीक है, तो इस तरह की संस्कृति हमें जोरवे संस्कृति में देखने को मिलती है। अच्छा, साथ ही साथ जो ये कलश रखे जाते थे उनको किस दिशा में रखा जाता, तो ये भी कभी कभी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ये बात याद रखिएगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक है, उत्तर और दक्षिण की दिशा में इनको रखा जाता था। ठीक है, यहीं पे आपको कुछ और नाम याद रखने होंगे। ठीक है, जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जो जोरवे संस्कृति से रिगार्डिंग, ताम्रपाषाण युग काल से रिगार्डिंग, वो है आपका दायमाबाद, इनाम गांव, ठीक है, नेवासा। ठीक है, दायमाबाद महत्वपूर्ण क्यों है कि दायमाबाद एक तरीके से शहरी इलाका बन चुका था, तो नगरीकरण के प्रमाण कहाँ से मिलने शुरू हो चुके थे, मतलब अपनी एक इनिशियल स्टेज में था। क्योंकि ये जो संस्कृतियां हैं, जोरवे संस्कृति, ये कह सकते हैं एक तरीके से पूर्व हड़प्पा युग की संस्कृतियां हैं, मतलब कि ये संस्कृतियां और हड़प्पा युगीन संस्कृतियों का जो विकास क्रम था, इनका जब चरम था तो उनका एक विकास इनिशियल स्टेज पे था। ठीक है, तो एक तरीके से हमें मिली जुली संस्कृतियां हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, हड़प्पा की और इस जोरवे की। ठीक है, तो कभी कभी डाउट भी होता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि ताम्रयुगीन को हड़प्पा के बाद भी रखते हैं और हड़प्पा से पहले भी रखते हैं। ठीक है, तो जो नगरीकरण के स्तर का जो इलाका था उसे दायमाबाद कहते हैं, या इनाम गांव। इन दोनों में से अगर कोई भी नाम आए, याद आए, तो आप एग्जाम में आए तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि कलश अवधान मिले। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ से हमें प्रतीकात्मक शवाधान मिले हैं। प्रतीकात्मक शवाधान भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। प्रतीकात्मक शवाधान भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक और आता है आपका, जब मैंने आपको मालवा संस्कृति बताया था वहाँ पे कि ये मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पे एक नाम आता है नवदा टोली, जो मैंने आपको डिस्कस किया था, नवदा टोली और महेश्वर। ठीक है, तो ये जो स्थल मैंने अभी तक बताए हैं आपको, जितनी भी चीजें यहाँ पर डिस्कशन करी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे अगर इस टॉपिक से, इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने इसमें नई सुनी होंगी, और बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता होंगी, और यकीन मानिए जो चीजें मैंने बताई हैं वो चीजें आपको बहुत ही रेयरली पढ़ने को मिलती होंगी। ठीक है, तो और एग्जाम में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जब भी आप प्रीवियस ईयर लगाओगे किसी का भी, तो आपको यहाँ उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक ये पूरा रिवीजन मेरा इस प्रागैतिहासिक काल को लेकर था, और ये महत्वपूर्ण क्लास थी। आप कुछ लोगों को मैं जानता हूँ कि समझ में नहीं आया होगा, या फिर बहुत कम समझ में आया होगा, क्योंकि उन्होंने इस चैप्टर पे कभी फोकस किया नहीं होगा, ध्यान दिया नहीं होगा, या फिर पढ़ा नहीं होगा।
तो प्लीज़ उसको पढ़िए जाकर। पढ़ने के बाद इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इस लेक्चर को ज़रूर अटेंड करिएगा और पूरा देखिएगा, रिवीजन की तरह देखिएगा, क्योंकि आई एम श्योर इससे क्वेश्चंस आएंगे। अगर बनेंगे इस चैप्टर से क्वेश्चन तो इसमें से ही आएगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बना तो मैंने जितना बताया उसमें से ही आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम दीजिए और फॉर्म ज़रूर भरिए। जो दिक्कतें आ रही हैं वो धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप कोशिश करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।